हैव यू एवर थॉट कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका आखिरकार इंडिया से इतना नाराज़ क्यों है? क्या वजह है कि ताल्लुकात की इतनी गर्मजोशी अचानक एक शदीद बर्फानी तूफान में बदल चुकी है? अमेरिका ने हिंदुस्तान की मार्केट पर पहले 50% टैरिफ्स लगाए, फिर ये गुस्सा और बढ़ा और उसे 80% तक पहुंचा दिया गया। इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि वाशिंगटन ने नई गुफ्तगू यानी नेगोशिएशंस की मेज़ पर बैठने से भी साफ इनकार कर दिया है। क्या यह सिर्फ एक मामूली तिजारती झगड़ा है? बिल्कुल नहीं, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। आखिर हिंदुस्तान ने ऐसा किया गया है? अगर आप समझते हैं कि ये मामला रशिया से तेल खरीदने का है तो फ़ौरन अपना नज़रिया बदल लीजिए, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो खुद न्यू दिल्ली को यह इंस्ट्रक्शंस दी थी कि रशिया के साथ तेल की तिजारत जारी रखी जाए, तो वो तो वजह हो नहीं सकती, एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर असल कहानी क्या है? वो कौन सा गुनाह कबीरा है जो हिंदुस्तान से सरजद हुआ और जिसे अमेरिका आज भी माफ़ करने को तैयार नहीं है? चलिए आज इस रात से पर्दा उठा दें, और इसके लिए हमें 30 साल पहले के एक फ़ैसले की गहराई में उतरना होगा। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में आपको एक ख्याल बड़ा कॉमन मिलेगा कि शायद हमारी फॉरेन पॉलिसी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है, इसीलिए अमेरिका की तवज्जो हम पर ज़्यादा है। और बेशक पाकिस्तान फाइनली दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, ये खुशी की बात है। लेकिन अगर आप बड़ी पिक्चर देखना चाहते हैं तो आप इंडिया की ताकत को निगलेक्ट नहीं कर सकते। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी पावर है, उनके पास लॉबिंग का एक वसी निज़ाम है, वाशिंगटन में उनकी रसाई बहुत गहरी है। कमाला हैरिस जैसी शख्सियात, उनकी डायस्पोरा में ऐसे लोग हैं जो बराह रास्त डिसीजन मेकर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो फिर क्या वजह है कि उस ताकतवर मुल्क के साथ सडनली ये सब कुछ हो गया? क्या कोई ऐसी डील थी जिसे वाशिंगटन की नज़रों में अनफॉरगिवेबल सिन है? इसकी जड़ें उस तारीखी गलती में पेवस्त हैं जब इंडिया ने दुनिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल जायंट कंपनी के सामने घुटने टेक दिए थे। इस गलती को समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना होगा। साल है 1993। उस वक्त एक आलमी कंपनी नाम है मॉन्सेंटो हिंदुस्तान में दाखिल होती है और अपने साथ वो एक शय लेकर आती है जिसे दुनिया जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स कहती है या GM सीड्स। ये बीज करते क्या थे? इन्होंने हिंदुस्तान के किसानों को बेहतरीन कपास की फसल, कॉटन की फसल का ख्वाब दिखाया। ये सीड्स कॉटन की पैदावार को बूस्ट देते थे, एक बेहतरीन कॉटन क्रॉप। हिंदुस्तान ने खौफ के मारे ही सही मगर इसे कबूल कर लिया। इसे BD कॉटन का नाम दिया गया और फिर कुछ ही सालों में मौजज़ा हुआ। पूरा हिंदुस्तान BD कॉटन की फसल से भर गया। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। मुल्क की 90% कपास की ज़मीन पर सिर्फ BD कॉटन उगता था। यह एक इकोनॉमिक मिरेकल था, मगर क्या ये मोजज़ा हकीकी था? कामयाबी की कीमत तो चुकानी थी। मसला ये था, और ये सबसे बड़ा स्कैम था, कि जब BD कॉटन की फसल उगती थी तो उसमें नए बीज पैदा नहीं होते थे, ज़ीरो सीड्स। इसे कहते हैं तुख्मी गैरत का छीन लेना, द थेफ्ट ऑफ सीड सॉवरेंटी। अब किसान बेचारा क्या करे? फसल तो अच्छी हुई मगर अगले साल बोने के लिए नए बीज कहाँ से लाए? उसको दोबारा उसी कंपनी मॉन्सेंटो के पास जाना पड़ा। किसान ने वही किया, बार बार महंगे बीज खरीदने शुरू कर दिए। ये एक ऐसा डेड ट्रैप था जिसने लाखों किसानों की कमर तोड़ दी। और फिर जैसे सोने पर सुहागा होता है, एक और आफत ने जन्म ले लिया। साल 2014 में इसी BD कॉटन की फसल में एक नया कीड़ा पैदा हो गया, नाम था पिंक बॉलवर्म। अब कहानी और ज़्यादा संगीन हो गई। इस कीड़े को मारने के लिए किसान को पेस्टिसाइड्स खरीदना ज़रूरी हो गया, और ये केमिकल्स कहाँ से मिले? वही एक नाम, वही एक कंपनी, मॉन्सेंटो। किसान बेचारा गले में मर गया। फसल अच्छी होती थी, बिकती भी थी, मगर वो बीज और पेस्टिसाइड के खर्चे का बोझ नहीं उठा सकता था। उसका सारा मुनाफा मगरबी कंपनीज की तिजोरी में जाता था। नतीजा क्या निकला? वही नतीजा जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इंडिया में 3 लाख से ज़्यादा किसानों ने खुदकुशी कर ली। 3 लाख जिंदगियाँ। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो बाप, वो बेटे थे जिन्होंने अपनी औलाद के लिए खाना उगाना बंद कर दिया और हार मान ली। हिंदुस्तानी हुकूमत को होश आ गया, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा। 2016 में एक नया कानून बनाया गया। उन्होंने मॉन्सेंटो पर पाबंदी लगा दी और साथ ही साथ सख्ती से कहा कि आप ये टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को ट्रांसफ़र करेंगे। मॉन्सेंटो ने साफ इनकार कर दिया। उनकी नई पेरेंट कंपनी बेयर ने भी इनकार कर दिया और सिंजेंटा ने भी इनकार कर दिया, और ये सब अदालतों में चले गए। पिछले 5 साल से ये केस चल रहा है। ये सिर्फ एक कंपनी और एक हुकूमत का झगड़ा नहीं था, ये हिंदुस्तान की फूड सॉवरेनिटी की जंग थी। साल 2018 में बेयर ने मॉन्सेंटो को टेक ओवर कर लिया और वो एक नए नाम से इंडियन हुकूमत के पास आए। उन्होंने एक नई ऑफर पेश की,
دیکھیں، ہم نے کپاس میں آپ کو دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بنا دیا اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سرسوں میں، مکئی میں، بینگن میں بھی نمبر بنائیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ چاہتے تھے کہ انڈیا اپنی ہر چیز کو جینیٹیکلی موڈیفائڈ سیڈز کے تحت اگائے اور اس نظام کا غلام بن جائے۔ کیا ہندوستان یہ سب قبول کر لیتا؟ کیا وہ کسانوں کی 3 لاکھ قربانیوں کو بھول جاتا؟ کیا وہ اپنی زمین، اپنی فصل کی ماسٹری کو کھو دیتا؟ نہیں، انڈین حکومت نے جینیٹیکلی موڈیفائڈ سیڈز پر ہی پابندی لگا دی اور کہا کہ ہم ہیلتھ ہیزرڈ یعنی صحت کے ساتھ کھلواڑ برداشت نہیں کر سکتے۔ اب آتے ہیں 2024 کے سیاسی میدان پر۔ ٹرمپ کے دوبارہ انتخاب میں ایک فیکٹر بہت عام تھا، ایگریکلچرل کاؤنٹیز، آئیوا، وسکونسن ایٹسٹرا۔ ان علاقوں نے 77% ووٹ ٹرمپ کو دیا اور یہ علاقے سویا بین، کارن اور مسٹرڈ کے اوور پروڈکشن کرتے ہیں۔ یہ سارا ایکسس سامان کسی کو تو بیچنا ہے اور یہاں ہی وہ کڑی جڑتی ہے جس نے امریکہ کو شدت کے ساتھ ناراض کر دیا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ہندوستان اپنی مارکیٹ کو ان پروڈکٹس کے لیے اوپن کرے تاکہ ان کا مال انڈیا میں آ کر بک سکے، لیکن انڈیا ایسا کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ 2020 میں کسانوں نے جو شدید پروٹیسٹ کیا تھا، people to come to Delhi, but we the peasantry, we overthrown the barricade and resisted all sorts of obstacles they created. کتنے لوگ گرفتار ہوئے، کتنے اپنی جانوں سے گئے۔ موجودہ بی جے پی گورنمنٹ اپنے کسان ووٹر کو مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ ڈیل ہو گئی تو بی جے پی کی پالیٹکس تو جائے گی ہی، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہندوستان کی ایگریکلچر ہمیشہ کے لیے اس کے اپنے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ یہ لڑائی بہت لمبی ہے، یہ صرف ایک ٹریڈ کی جنگ نہیں، یہ ایک قوم کی فوڈ سیکیورٹی اور ساورینٹی کی جنگ ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہی کہوں گا کہ آئی وانٹ انڈیا ٹو ون دس فائٹ۔ اگر ہندوستان یہاں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو یقیناً اس کے بعد ہماری باری بھی آئے گی، ہمیں بھی جینیٹیکلی موڈیفائڈ سیڈز خریدنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اور اب جو یہ نئے تعلقات اتنے گرم ہو گئے ہیں تو اللہ ہی بچائے۔ Peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. If India wins this fight تو ہمارے بھی چانسز ہیں کہ شاید ہم بھی اس سیلاب کو روک پائیں گے، لیکن اگر انڈیا ہی کامیاب نہ ہو پایا، انڈیا ہی اس سیلاب کو نہ روک پایا تو ہمارے لیے بھی اس سے بچنا تقریباً ناممکن سا ہو جائے گا۔ شاید آپ کو ہینری کسنجر کا وہ جملہ یاد ہو، امریکہ ہیز نو پرماننٹ فرینڈس اور اینیمیز، اونلی انٹرسٹ۔ ہم کوئی اس کے پرماننٹ فرینڈس نہیں ہیں، ہم کوئی اس کے سگے نہیں ہیں۔ امریکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے سالوں کی دوستی کو داؤ پر لگا سکتا ہے اور فوائز کو فرینڈس بنا سکتا ہے فار اٹس پرسنل انٹرسٹ، اینڈ دیٹس ٹرو۔